हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TDS सेक्शन 194 विच प्रोवाइड्स पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। और ये जो सेक्शन है आपका वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू सेक्शन है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी जो पेमेंट्स है वो कवर होगी। तो जो स्पेसिफिकली जो ये TDS सेक्शन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जो पेमेंट करते हैं टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को अपनी जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो सप्लायर्स है अपनी गुड्स, या फिर और भी बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, सेल ऑफ सर्विसेज या फिर सेल ऑफ गुड्स। तो TDS यहाँ पे कब काटना है? जब आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है, यहाँ पे जो TDS की एप्लीकेबिलिटी है वो जो पेमेंट जब करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहले जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है यानी कि अमेज़ॉन है, वो कस्टमर से पैसे रिसीव, जो भी सेल हुई है, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, उससे जो फर्स्टली मनी किसके पास जाती है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास। देन ई कॉमर्स ऑपरेटर जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगा, जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल या सर्विस होगा, तो उसके ऊपर उसे जो है TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। तो अभी कोविड करके क्या है कि जो ये रेट है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो रेट अभी फ़िलहाल के लिए 31 मार्च 2021 तक आपको कितना लेना है? 0.75%, यानी कि जो रेट है वो 3/4 हो चुका है ड्यू टू कोविड सिचुएशंस। तो वैसे जो नॉर्मल रेट है वो है 1%। टाइम ऑफ डिडक्शन, जब आप ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करोगे, यानी कि जब सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज को आप पेमेंट करोगे, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करोगे, तब ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है TDS काटना पड़ेगा। तो डीम्ड क्रेडिट, तो जो बोलता है TDS जो काटना है वो ग्रॉस सेल्स पे काटना है, ग्रॉस सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। यानी कि आप नेट सेल नहीं करोगे, रिटर्न्स वगैरह लेस नहीं करोगे। जितना भी ग्रॉस अमाउंट का सेल हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को, उस ग्रॉस सेल्स और सर्विसेज पे आपको जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या है TDS काटना है। ओके, नेक्स्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194O। तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स को एग्जम्पशंस दे रखी है कि किन पे जो है वो TDS अंडर सेक्शन 194O नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF को थोड़ी लेनेंसी दे रखी है कि अगर आपकी जो ग्रॉस सेल है गुड्स और सर्विसेज की वो अगर लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीज़ है तो आपका जो है इस सेक्शन के अंडर TDS नहीं कटेगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना सामान बेच रहे हो या सेल ऑफ सर्विसेज दे रहे हो, बट आपकी जो ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट है उस सेल और सर्विसेज से वो लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीज़ है, तो उस केस में आपका जो है TDS इस सेक्शन के अंडर नहीं कटेगा। ये सिर्फ जो एग्जम्पशन दे रखी है यहाँ से वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को दे रखी है, बाकी कंपनी के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो कंपनीज़ के केस में, बाकी और अदर पर्सन्स के केस में जो TDS है वो आपको काटना ही पड़ेगा। ये सिर्फ अगर 5 लाख से ऊपर का जो है आपका ग्रॉस अमाउंट एक्सीड कर जाता है तो उस केस में इंडिविजुअल और HUF का भी जो है TDS इस सेक्शन के अंडर कटेगा। बाकी है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर एनी अदर सेक्शन। तो इस क्लॉज में ये बोल रहा है कि अगर आपका 94O के अंडर टैक्स कट चुका है
उन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, तो आपका और किसी सेक्शन के अंदर TDS नहीं कटेगा। यानी कि अगर आप सेक्शन 194 में कवर हो चुके हो तो आपका और किसी TDS सेक्शन के अंडर TDS नहीं कटेगा। या फिर आप ये वाले पर्सन हो जिन्होंने 5 लाख से कम या 5 लाख तक की सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उस केस में भी आपका किसी भी TDS सेक्शन के अंडर जो है TDS नहीं कटेगा। बट हाँ, ये बोलता है कि पर अगर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो उन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है इस सेक्शन मतलब TDS आपका कट जाएगा, जो भी सेक्शन एप्लीकेबल होंगे उन सेक्शन के अंडर। तो ये बोलता है होस्टिंग और एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज जो आपकी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हमने सेल ऑफ गुड्स और सर्विस मतलब जो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज 194O के अंडर कवर हो रही है, उनको छोड़ के अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर एडवर्टीज़मेंट और होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस पर TDS अलग से जिन भी सेक्शन के अंडर कटना है उन सेक्शंस के अंडर जैसे कटता है वैसे ही कटेगा। अब यहाँ पे जो पावर दे रखी है CBDT को कि इशू गाइडलाइंस, तो जैसे कि आपको पता है कि जो ई-कॉमर्स अभी जो का ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो काफ़ी वास्ट होता जा रहा है, तो अभी इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है इनका मॉडल समझने में कि किस तरह से पेमेंट्स हो रही हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो यहाँ पे जो पावर दे रखी है CBDT को कि आप जो है अगर ऐसा कोई भी मतलब डिफ़िकल्टी आती है, कुछ भी इशू अराइज होता है, तो उस केस में जो है CBDT को पावर दे रखी है कि आप उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए गाइडलाइंस जो है इशू कर सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एवरी गाइडलाइन इशू बाय जो भी गाइडलाइन CBDT इशू करेगा वो पार्लियामेंट से पहले अप्रूव होगी, वहाँ पे डिस्कशन होगा और वो जो भी डिस्कस होगे, जो भी गाइडलाइंस इशू होगी वो बाइंडिंग होगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और ई-कॉमर्स ऑपरेटर को भी वो गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। तो ऐसे ही इश्यूज़ कुछ अराइज़ हुए और विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकाला गया 17 April 2020 में, डेटेड 29/9/2020 में। तो इसमें गाइडलाइंस में काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो रिमूव करी गई। जैसे कि फ़र्स्ट जो डिफ़िकल्टी अराइज़ हुई थी एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे बोलता है कि जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह है वो भी ई प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या उन पर भी जो है 194O के अंडर TDS कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। बोला है कि जो भी ट्रांजैक्शन सेबी के थ्रू हो रही है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ के थ्रू हो रही है विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ का सेल हो रहा है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड सेटल बाय द रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, और तो उनको इन्होंने इस सेक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इनके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो आपका रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज वगैरह है उनको भी इन्होंने जो लोकेट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है उनको भी इस सेक्शन से रिमूव कर दिया गया है कि मतलब उन्हें इस सेक्शन के अंडर TDS नहीं काटना है। और जैसे ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, अगर वो आप क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे जो ये सर्टिफिकेट्स है ये भी ऑनलाइन सेल और परचेज़ हो सकते हैं, एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जो ट्रेडेड होते हैं थ्रू पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस 21 ऑफ द CERC। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जो आपके एनर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह है ट्रांजैक्शन इनका भी ऑनलाइन सेल परचेज़ होता है, तो इन जो ट्रांजैक्शंस को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और सेकंड बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवे। तो सेकंड जो कन्फ्यूजन है उन्होंने क्या क्लियर किया गया है, जैसे मान लीजिए जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है अब वो पेमेंट करता है तो
यहाँ पे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टीडीएस काटने की ई कॉमर्स ऑपरेटर की। पर वो बोलता है कि पेमेंट तो जो आपका पेमेंट गेटवे कोई और कंपनी का लगा होता है, मान लीजिए जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन से जो कलेक्शन करेगा वो कलेक्शन ऑटोमेटिकली तो अमेज़ॉन के पास नहीं आती है, पहले गेट थ्रू किसके थ्रू आती है, पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो टीडीएस है वो पेमेंट गेटवे वाली कंपनी काटेगी या फिर अमेज़ॉन काटेगा। तो यहाँ पे इस इशू को अराइज हुआ, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो पेमेंट गेटवे है उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा उसकी ही लाइबिलिटी होगी टीडीएस को डिडक्ट करने की। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर मान लीजिए एक बायर है, वो ख़रीदता है गुड्स वर्थ ₹1 लाख ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, मान लीजिए XYZ, वहाँ से वो उसने कुछ गुड्स ली ₹1 लाख की, और उसने पेमेंट की ऑफ ₹1 लाख थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ABC। अब वो पेमेंट किसके थ्रू कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ABC। तो यहाँ पे मतलब इसमें यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि TDS XYZ काटेगा या फिर ABC। तो ये CBDT ने जो सर्कुलर इशू किया उसमें कहा कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, यानी कि जो वेबसाइट होगी XYZ, उसकी ही लाइबिलिटी होगी TDS काटने की, और वो ही इस केस में जो है TDS काटेगा। आगे देखते हैं। थर्ड इन्होंने जो इशू कवर किया इसमें वो है एप्लीकेबिलिटी ऑन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। तो थर्ड इशू ये आया कि जो इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर अभी जो ऑनलाइन सर्विसेज देंगे अपने क्लाइंट्स को या फिर कस्टमर्स को, क्योंकि वो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स है वो सिर्फ 1 साल के लिए तो इंश्योरेंस अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है उनका एजेंट, और होता है क्लाइंट। तो मेनली जो एजेंट और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप होता है वो मतलब नॉर्मली सिर्फ पॉलिसी तक ही होता है, मतलब फर्स्ट ईयर तक ही होता है, जब तक वो पॉलिसी दिलाते हैं अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस। बाकी उसके बाद वो पॉलिसी इतने सालों तक चलती रहती है। तो उन सालों में जो एजेंट का जो अपने कस्टमर्स के साथ है कोई रिलेशन नहीं रहता, फिर वो कंपनी का और कस्टमर का चलता रहता है कि कितना पेमेंट आया, कितना इंश्योरेंस कंपनी ने को क्लेम देना है, जो ट्रांजैक्शन चलती रहती है वो किसके बीच रहती है, कंपनी और कस्टमर्स के बीच। तो यहाँ पे ये बोलता है कि तो इस केस में जो TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो ये अराइज हुआ कि क्या वो इंश्योरेंस एजेंट को पे करना पड़ेगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो फिर यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि इफ़ इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ही वुड नॉट बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194(o). तो ये बोलता है कि अगर इंश्योरेंस एजेंट का काम बस पॉलिसी दिलवाने तक का था, उसका काम उसी साल फर्स्ट ईयर में ही ख़त्म हो गया, मतलब आगे का उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है अपने कस्टमर्स के साथ, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ही TDS काटेगी, इंश्योरेंस एजेंट की उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो मतलब कि तो सीधा इससे यही यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि फॉर फर्दर सब्सिक्वेंट ईयर्स जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ही TDS काटेगी, इंश्योरेंस एजेंट नहीं काटेगा। बट हाँ, ये बोलते हैं कि पर जो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दी जाती है, जो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दी जा रही है, अगर वो फर्दर ईयर्स के भी यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भले ही उसके अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स नहीं है, बट उन ईयर्स के लिए उसको कमीशन दी जा रही है, तो उस केस में जो TDS है जैसे वो अलग सेक्शन में कटता था उस सेक्शन में कटता रहेगा, उसके लिए कोई भी यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं है। ओके तो ये बोलता है कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। तो ये बोलता है कि इंडिविजुअल एंड HUF के लिए जो 5 लाख और लेस देन 5 लाख, जो 5 लाख की वैसे लिमिट है ग्रॉस टर्नओवर की, वो किस तरह से निकालनी है, क्योंकि अभी जो ये सेक्शन है वो इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अक्टूबर 2020 में। तो ये बोलता है कि आपको जो टर्नओवर लेनी है, ग्रॉस अमाउंट लेना है, आपको नेट अमाउंट नहीं लेना है सेल ऑफ सर्विसेज का, तो आपने ये लेना है 1 अप्रैल 2020 से। तो आप चेक करेंगे 1 अप्रैल 2020 से
अप टू 30 सितंबर 2020 तक कि आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है सेल ऑफ सर्विसेज की वो कितनी है। तो अगर 5 लाख से कम है तो उस केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ का जो आपका है इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर मोर देन 5 लाख है तो आपको 1 अक्टूबर के बाद अगर मोर देन 5 लाख आपकी हो जाती है तो उस केस में आपको जो टीडीएस है वो काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। ओके, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, ऑब्वियसली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस काटने के लिए, और जब वो पेमेंट करेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इधर डेफिनेशंस दे रखी है। और सर्विसेज मतलब कि अगर जैसे आप ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो या फिर टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हो जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 194J में। आपने देखा होगा कि सेक्शन 194J में सर्विसेज की डेफिनेशन दे रखी है कि प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या क्या आएगा और टेक्निकल सर्विसेज में क्या क्या आएगा। तो वो अगर ये सर्विसेज अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सर्विसेज कहाँ कवर हो जाएगी आपकी 194O में, और आपको टीडीएस इस सेक्शन के अंडर काटना पड़ेगा। हाँ जी, तो मेनली ये सेक्शन था ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। अगर आप भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं तो उस केस में आपका भी टीडीएस कट सकता है। और किसको काटना पड़ेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।